नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसकी संस्कृति का अध्ययन करेंगे और देखेंगे इस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। शुरुआत में हम नोट्स पढ़ेंगे और देखेंगे किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है इस टॉपिक्स पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर्स की। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों क्या है, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सबसे पहले जो हड़प्पा स्थल था दोस्तों, उसकी खुदाई हुई थी, इसके कारण इसे हड़प्पा भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की यदि बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा की जो खोज है 1921 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सो दोस्तों हमें दो याद रखना है, 1921 में क्या है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, और कौन है, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, या दयाराम साहनी भी याद रख लेंगे तो चल जाएगा। ओके। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले, वर्तमान में जिसे हम शाहीवाल कहते हैं, उसमें स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध के लरकाना में स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, और साथ ही मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना में है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। सो दोस्तों क्या कहा है, पिग्गट एक इंसान है, पिग्गट ने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है दोनों क्या है, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां प्रतीत होती हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या है, रावी नदी के बाएं तट पर है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। तो एमसीक्यू में यह भी पूछ लिया जाता था कि हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो सिंधु सभ्यता को नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु सभ्यता नाम दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग एक पद्धति है दोस्तों, एक टेक्नोलॉजिकल पद्धति है। इसमें हम कार्बन का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये कितने समय पुराना वहाँ के अवशेष हैं। तो रेडियो कार्बन C14 का अध्ययन करते हैं हम, जिसे हम कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डेट है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो लगभग हमने भी मान लिया है कि जो 2300 ईसा पूर्व से लगभग 1900 ईसा पूर्व, इसको हमने सभी सर्वमत जो है, सर्वसम्मति हमें 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है, और इसी समय क्या है, अपने विकास की पराकाष्ठा पर भी थी। हड़प्पा सभ्यता क्या है दोस्तों, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। तो कौन सी दो सभ्यताएं हैं दोस्तों, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया, जो कि हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। बस इतना याद रखना है कि किस किस व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला है, जैसे कि जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, माधवराव स्वरूप वत्स, गैड, मार्टिमर व्हीलर और फेयर सर्विस। तो दोस्तों जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मार्टिमर व्हीलर और फेयर सर्विस, इनके जो निष्कर्ष है इसके ऊपर हम विवाद भी देखने को मिलते हैं। अब इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, भारत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में पाए गए हैं। सो दोस्तों इतने देश है, इतने सारे इलाके हैं, पंजाब हो, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तो ये सब क्या है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित रह चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल की यदि बात करें, जो सबसे पश्चिमी है, तो उसको हम सुतकांगे डोर बोलते हैं, जो कि बलूचिस्तान में है। इसका सबसे पूर्वी स्थल की यदि बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में मिलेगा। यदि हम सबसे उत्तरी की बात करें तो उत्तरी हमारा मांडा देखने को मिलेगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी पुरातत्व स्थल की यदि बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि हम यदि भारत की बात करें, यदि उसको पूरा भारत माने, तो सबसे जो पूर्वी स्थल है हमें कहाँ, जम्मू कश्मीर मांडा मिलेगा। सबसे पश्चिमी की यदि बात करें तो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में मिलेगा। और सबसे पूर्वी की यदि बात करें तो
आलमगीरपुर हमें उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और सबसे दक्षिणी की यदि बात करें तो सबसे दक्षिणी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का देमाबाद महाराष्ट्र में मिलेगा। तो देमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हम देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस तरह से फैली हुई थी, तो उसका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने देख लिया। तो ये एक प्रकार के त्रिभुज आकार की सभ्यता थी। तो दोस्तों क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, एक प्रकार के त्रिभुज आकार में फैली हुई सभ्यता थी। इधर मांडा जम्मू कश्मीर, इधर बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर, इधर महाराष्ट्र में देमाबाद और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हमें देखने को मिलेगा। तो त्रिभुज आकार की इसका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का यदि आकार बताएंगे, क्षेत्र किस तरह का क्षेत्र था, तो त्रिभुज आकार का क्षेत्र था। प्राप्त साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है एक मिश्रित प्रजाति की थी और इसमें कम से कम 4 प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। सो दोस्तों क्या है कि जो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या है एक प्रकार की मिश्रित प्रजाति थी। इसके अंदर हमें ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड, इन सभी ग्रुप के प्रजातियाँ हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों एक फिर से पढ़ लेते हैं हम, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये सभी प्रकार की हमें प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश भूमध्य सागरीय थे, तो मेडिटेरियन थे। तो मोहनजोदड़ो के अधिकांश क्या है दोस्तों, जितने भी निवासी थे वे क्या है, भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार की यदि बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वे आर्य लोग थे। गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमल व्हीलर कहते हैं कि वे सुमेरियन थे। और जबकि राखलदास बनर्जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे क्या है, द्रविड़ थे। उन लोगों ने संस्थापक थे, उन्हीं लोगों ने स्थापना की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बोलते हैं वे आर्य थे, गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिमल व्हीलर क्या है, सुमेरियन थे, और राखलदास बनर्जी द्रविड़ की बात करते हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उनमें से हमें कुछ इस तरह से वर्गीकृत मिलता है कि हमें केंद्रीय नगर देखने को मिलेगा, एक तटीय नगर या फिर पत्तन देखने को मिलेगा, और अन्य नगर और कस्बे हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी बात हम करेंगे दोस्तों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर एक केंद्रीय नगर देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर हमें अलग अलग तटीय नगर देखने को मिलेंगे और थोड़े बहुत पोर्ट देखेंगे जहाँ पे नदी है, और फिर छोटे छोटे अन्य कस्बे हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन गठित था। हड़प्पा के टीले या इनके ध्वंसावशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमें चार्ल्स मेसन ने दी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के टीलों के बारे में सबसे पहले हड़प्पा के जो टीले हैं उसके बारे में जानकारी हमें किसने दी थी, चार्ल्स मेसन ने दी थी। 1921 में दयानंद साहनी के नेतृत्व में पंजाब के पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। तो दोस्तों 1920-21 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। 1920-21 से लेकर 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मार्टिमल व्हीलर ने व्यापक रूप से इसका उत्खनन किया। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 1946 तक भी इस स्थल का निरंतर उत्खनन होते रहा है। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीला, जिसे हमें नगर टीला का नाम दिया है, पूर्वी टीले को क्या नगर टीला का नाम दिया है, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से हमें संबोधित किया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियाँ निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष मिले। तो हड़प्पा सभ्यता से क्या है दोस्तों, अन्नागार के अवशेष मिले हैं। तो हमें याद रखना है कि जो अन्नागार है, ग्रेनरीज है, वो हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 या कब्रगाह R37 का नाम दिया है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में ही कहाँ कब्रिस्तान या समाधि R37 हमें देखने को मिलेगी। नगर की रक्षा पश्चिम की ओर दुर्ग जो है उसको टीले को मार्टिमल व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो माउंट एबी की संज्ञा क्या है, मार्टिमल व्हीलर ने दी है दुर्ग को, तो जो कि हमारे लिए कोई काम का नहीं है अभी प्रीलिम्स की दृष्टि से। ये याद जरूर हमें रखना है कि जो कब्रिस्तान है R37 वो हमें कहाँ से मिलेगा, हड़प्पा से। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र मिलेगा हमें।
तो बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख पर बना हुआ बेल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का बना हुआ इक्का, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूँ, जौ के दाने आदि अवशेष। तो दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें मिली है वहाँ की उस समय की सामाजिक व्यवस्था या उस समय के रहन सहन के बारे में हमें बताया जाता है कि उस समय बेल भी थे, शंख पर जो बना हुआ है, स्त्री की बात की गई है, पीतल के बने हुए इक्के मिले हैं, ईंट की बात की गई है, चबूतरे मिले हैं, गेहूँ जौ की बात की। तो हमें उस समय की इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है इस तरह के अन्वेषण से, इस तरह की खुदाई से। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो दोस्तों सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अभी तक हम पढ़ रहे थे हड़प्पा के बारे में, अब पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर है। तो सिंध प्रांत है, नदी कौन सी है? सिंधु। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करेंगे तो राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक क्या है दोस्तों? स्नानागार है। यदि हम बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा में क्या देखा हमने? अन्नागार। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़े बड़े हमें स्नानागार मतलब नहाने के बड़े बड़े स्विमिंग पूल हमें देखने को मिलेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत नहीं है हमें ज्ञात करने की। यह विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान संबंधित स्नान के लिए था। तो ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इतना बड़ा जो स्नानागार हमें मिला है वह क्या है? धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित स्नान के लिए हमें देखने को मिलता है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तो जो मार्शल है, जॉन मार्शल, उनने कहा था कि अपने समय का विश्व का एक आश्चर्यजनक है कि उस समय लोग इस लेवल पर पहुंच चुके थे। अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। तो दोस्तों ऐसी मोहरें जिन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, इस तरह की मोहरें हमें क्या है? मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मिली है। मोहनजोदड़ो एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार भी है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से भी हमें क्या है? विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहितों का था। स्नानागार की यदि बात करें तो जो बृहद स्नानागार क्या है? पुरोहितों का वास था या पुरोहितों का विद्यालय भी साथ में साइड में रहा होगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। सो मोहनजोदड़ो की क्या है दोस्तों? उसकी प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। सड़कें अधिकतर हमें क्या देखने को मिलती है? सीधी एक दिशा को क्या है? समकोण पर काटते हुए मिलती है और नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सो बस दोस्तों हमें क्या रखना याद है कि जो सड़कें हैं सीधी दिशा में काम कर रही हैं, सीधी दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, और जितने नगर हैं उनको या तो वर्गाकार में या फिर चतुर्भुजाकार में, या तो वर्ग के रूप में या फिर चतुर्भुजाकार के रूप में काट रही हैं। और सड़कें क्या हैं? एक दूसरे से बिल्कुल सीधी जा रही हैं और समकोण पर काट रही हैं। तो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता है। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। सो दोस्तों जब सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती हैं तो हम इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस, इसका नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग को, जो दुर्ग टीला है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने स्तूप का निर्माण कराया था। तो स्तूप टीला किसने निर्माण कराया था? कुषाण शासकों ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य नारी मतलब नाचती हुई नारी की प्रतिमा हमें मिली। काय की? कांसे की बनी हुई। एक योगी मिला है दोस्तों, एक पुजारी मिला है, ये भी कांसे का बना हुआ है, और नृत्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी है। मुद्रा पर अंकित हमें पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो याद रखना है, एक नर्तकी मिली है जिसकी कांसे की मूर्ति मिली है, एक योगी मिला हुआ है जिसकी बहुत शानदार दाढ़ी बनी हुई है, साथ ही कुछ मूर्तियाँ ऐसी मिली है जिस पर क्या है? पशुपतिनाथ का अंकन है। कुम्हारों के जो है भट्टे मिले हैं, और सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, ठीक है, तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर, सीप की बनी हुई पटरी आदि बिखरे हुए चीज़ें मिले हैं। और कई हमें नरकंकाल मिले हैं, और घोड़े के दांत मिले हैं, और गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें कहाँ है दोस्तों? मिली है मोहनजोदड़ो से। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेन चीज़।
कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक योगी की मूर्ति मिली है जो कि अच्छी तरीके से शाल ओढ़े हुए और दाढ़ी बनाए हुए है, एक मुद्राएं मिली है जिस पर पशुपति नाथ या पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, नरकंकाल मिले हैं हमें, ठीक है, सीप की बनी हुई पटरी मिली है, नरकंकाल मिले हैं और घोड़े के दांत मिले हैं, मतलब घोड़े के अन्य अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम एन.सी. मजुमदार ने की थी। तो दोस्तों चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? एन.सी. मजुमदार ने की थी। यह सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति है जिसे झूकर झाकर संस्कृति भी कहते हैं। तो प्राक हड़प्पा की यदि बात करें तो दोस्तों ये जो चहुंदड़ो है हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआती स्तर की बात बताता है। तो झूकर झाकर संस्कृति भी इसे हम कहते हैं। यह एक औद्योगिक केंद्र था। तो ये क्या दोस्तों? चहुंदड़ो एक प्रकार का औद्योगिक केंद्र था। चहुंदड़ो एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ मणिकारी मतलब मोहरे बनाना, मणि बनाना, मोहरे बनाना, भार माप, बाट इत्यादि के काम होते थे। तो क्या है दोस्तों? चहुंदड़ो में मणिकारी मुहर बनाने का काम, भार और माप के बटखरे मतलब बाट बनाने का काम जिससे वजन तोलते हैं। मेके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। तो मेके एक पुरातत्वविद थे, इन्हें मनका बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है और एक भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के में कुछ प्रमुख हैं जैसे कि अलंकृत हाथी। तो एक ऐसा हाथी मिला है दोस्तों जो अलंकृत है। खिलौने एवं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए कुछ पदचिन्ह हमें मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में युक्त लिपस्टिक मिली है। तो दोस्तों चहुंदड़ो से क्या मिला है? अलंकृत हाथी मिला है, सौंदर्य प्रसाधन में युक्त लिपस्टिक हमें मिली है। चहुंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली है। सो दोस्तों चहुंदड़ो एक प्रकार का एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली है, मतलब इस तरह की रेक्टेंगल ईंट ना होकर इस तरह की वर्गाकार ईंटें मिली है। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशल फैक्ट हो सकता है। तो चहुंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से हमें वर्गाकार ईंटें मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष भी नहीं मिला है। तो चहुंदड़ो में क्या है दोस्तों? हमें किसी भी प्रकार का दुर्ग का अवशेष हमें देखने को नहीं मिलता है। गुजरात में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर हमें लोथल मिलता है। तो लोथल कहाँ मिलेगा दोस्तों? भोगवा नदी पर। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में हमें मिलेगा भोगवा नदी पर लोथल। तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो कहाँ? भोगवा नदी की हम बात करेंगे। सो लोथल भोगवा नदी पर है। सर्वप्रथम इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। तो खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। तो क्या है दोस्तों? पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रकार का लोथल एक बंदरगाह था। नगर योजना एवं अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो प्रतीत होता है। सो दोस्तों जिस तरह की विशेषताएं हमें हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, ठीक वैसी ही विशेषताएं हमें लोथल में भी देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नाम दे दिया गया। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। सो दोस्तों क्या है? लोथल से हमें फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ पात्र मिले हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों में रक्षा प्राचीर से घिरा है। तो लोथल क्या है दोस्तों? लोथल एक ऐसा शहर है जो क्या है? चारों तरफ से रक्षा प्राचीर से और साथ ही गढ़ी, ये क्या है? दोनों ही घिरे हुए हैं। मतलब एक मेन सेंटर जो था, मेन सेंटर भी सुरक्षा दीवारों से घिरा हुआ था और साथ ही यहाँ भी हमें सुरक्षा दीवारें मिलती है और इस साइड भी सुरक्षा दीवारें और साथ ही पूरी तरीके से सुरक्षा दीवारें हमें देखने को मिलती है। तो हड़प्पा क्या है दोस्तों? लोथल, उसमें हमें गढ़ी और नगर दोनों ही क्या है? एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए दिखते हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाज़ों की गोदी मतलब डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब जब भी कोई जहाज़ आएगा दोस्तों समुद्र के रास्ते, तो इस तरह का एक डॉकयार्ड बनाया जाएगा ताकि यहाँ जहाज़ आ सके और साथ ही यहाँ से सामान उतार कर इसे स्थल पर ले जाया जा सके। तो हम डॉकयार्ड कहते हैं इसे, गोदी या डॉकयार्ड। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धाल या चावल के अवशेष, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति। सो दोस्तों घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले लेकिन घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है। और 3 युगल समाधियाँ भी मिली। युगल समाधियाँ मतलब
ऐसी 3 समाधियाँ मिली है जिसमें स्त्री और पुरुष क्या है, दोनों साथ में दफनाए गए हैं। इस तरह की हमें समाधियाँ मिली हैं। सो दोस्तों हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लोथल S.R. राव ने की थी, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, एक प्रकार का बंदरगाह था। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। साथ ही यहाँ से हमें फारस की मुद्रा भी ली है, रंग में रंगे हुए, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। तो यहाँ पर बस याद रखना है कि डॉकयार्ड मिला है। और यहाँ से क्या है, चावल बाजरे के साक्ष्य मिले हैं और फारस की मुहर हमें मिली है। यहाँ से हमें 3 युगल समाधियाँ मिली है। अगला दोस्तों IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा की खोज क्या है दोस्तों, अमलानंद घोष ने की थी। 1961 में BB लाल एवं BK थापर ने उत्खनन आरंभ किया। पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसमें क्या है दोस्तों कि जो पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है, ये अलग सुरक्षा प्राचीर दीवार से घिरा हुआ है और ये अलग सुरक्षा प्राचीर दीवार से घिरा हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा सुरक्षा प्राचीर से यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा की खोज क्या है, अमलानंद घोष ने की थी। साथ ही पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सेंधव सभ्यता के नीचे प्राक सेंधव संस्कृति के पूरा अवशेष भी मिले हैं। सो दोस्तों हमें कालीबंगा से क्या है, प्राक सेंधव सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के। सो दोस्तों यहाँ पे हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के जो भवन हैं, जितनी इमारतें हैं, पक्की ईंटों से बने हुए थे। लेकिन जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा में हमें कच्ची ईंटों से बने हुए भवन देखने को मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम बात करेंगे कालीबंगा के जो भवन हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानगार बनाने में ही किया गया था। तो पक्की ईंटों का प्रयोग तो किया गया था, लेकिन केवल नालियाँ बनाने में, कुएं बनाने में और स्नानगार बनाने में किया गया था। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। तो कालीबंगा से दोस्तों हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ 2 टीले भी मिले हैं जो सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ओके, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला क्या है, छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम का नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने के साक्ष्य भी मिले हैं। दुर्ग या गढ़ी टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे भी बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड था। सो दोस्तों क्या है, हमें कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ओके, कुआं भी मिला है और साथ ही पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार गर्त मिला हुआ, जिसमें कुछ पशुओं की हड्डियां थीं। तो ये काम का नहीं है हमारे लिए। दूसरे चबूतरे की बात की तो 7 अग्निकुंड की बात की गई। इसमें वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हुई है। तो इसमें क्या दोस्तों, अग्निकुंड की भी बात की गई है और 7 वेदिकाएं एक सिंगल पंक्ति में बनी हुई है। तो इस तरह के सिंगल पंक्ति में 7 अग्निकुंड हमें देखने को मिलता है, जिसमें वेदिकाएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ से सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरें, मृदभांड आदि के टुकड़े मिले हैं। तो क्या यहाँ से क्या है, सेलखड़ी, मिट्टी की मोहरें और मृदभांड मतलब कुछ बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। अब बात करेंगे धोलावीरा की दोस्तों। धोलावीरा क्या है, गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में हमें देखने को मिलता है धोलावीरा। सर्वप्रथम इसकी खोज JP जोशी ने की थी। 1991 के दौरान SR बिस्ट के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्खनन किया गया। तो क्या है, RS बिस्ट के द्वारा क्या है, बड़े पैमाने पर उत्खनन कराया गया। किसका, धोलावीरा का। तो दोस्तों लोथल भी क्या है, गुजरात में है और धोलावीरा भी क्या है, हमें गुजरात में देखने को मिलता है, रन ऑफ कच्छ में। इस नगर में क्या है दोस्तों, 3 भागों में बटा हुआ था। अभी तक हमने देखा था कि 2 भागों में थे, ऊपरी टीला और निचला टीला या फिर, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें पूरा का पूरा नगर 3 भागों में विभाजित मिलता है, जिसको हम कहते हैं किला, मध्य नगर और निचला नगर। इन 3 टाइप में विभाजित था। और ये नगर क्या है दोस्तों, एक प्रकार से हमें आयताकार नगर के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो धोलावीरा क्या है, आयताकार नगर है और ये 3 भागों में है, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। तो क्या है दोस्तों, धोलावीरा हमें यहाँ से जल संचयन प्रणाली
विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो क्या है दोस्तों, धोलावीरा से यहाँ के नागरिक क्या है, परिचित थे। धोलावीरा, यहाँ से हमें क्या है, विशाल जलाशय मिला है और यहाँ से क्या है, यहाँ के लोग उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आयताकार के 10 चिन्हों वाला एक बड़ा शिलालेख मिला है। सो दोस्तों यहाँ से हमें ये स्पेशल फैक्ट है, हमें याद रखना होगा कि जो धोलावीरा है यहाँ से हमें एक आयताकार शेप में एक साइन बोर्ड मिला है। ओके, एक साइन बोर्ड हमें यहाँ से मिला है। इस तरह का एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिस पर कुछ उटपटांग 10 अक्षर वाले शिलालेख हमें मिला है। तो धोलावीरा उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था दिखने को मिलेगी हमें। यह आयताकार है और 3 भागों में विभाजित था। ओके, अब अगला स्थल है हमारे पास सुरकोटदा। सुरकोटदा क्या है दोस्तों, गुजरात के कच्छ के ज़िले में ही स्थित है। तो सुरकोटदा भी क्या है दोस्तों, गुजरात के कच्छ ज़िले में ही हमें देखने को मिलता है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भाग गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। तो सुरकोटदा क्या है, यह नगर 2 दुर्गीकृत भाग में है, गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमें दोस्तों कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ से सुरकोटदा से क्या है दोस्तों, कुछ घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों अगला स्थल क्या है, देमाबाद। अब देमाबाद क्या है, देमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। तो देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रवरा नदी के बाएं किनारे। तो देमाबाद याद रखना है हमें, प्रवरा नदी, देमाबाद प्रवरा नदी। यहाँ सेंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो सेंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल क्या है दोस्तों, देमाबाद। यहाँ से हमें रथ चलाते हुए मनुष्य मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, रथ चलाते हुए मनुष्य दिखे हैं। सांड, घोड़े की आकृतियाँ, ये सब हमें प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड, सेंधव लिपि की मोहरें, तो यहाँ से हमें मृदभांड प्राप्त हुए हैं, सेंधव लिपि की कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं, तश्तरी मिली है, प्याले मिले हैं, आदि कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों हमने देखा देमाबाद से हमें क्या क्या मिला, देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। ओके, एंड सबसे दक्षिणी स्थल है। ओके, और साथ ही यहाँ से हमें कुछ मृदभांड, सेंधव लिपि की कुछ मोहरें और कुछ प्याले हमें यहाँ से मिले हैं। अगला स्थल है दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। तो कहाँ है दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में हमें देखने को मिलता है। यह घग्गर नदी के किनारे है। ओके, तो ये है घग्गर नदी के किनारे और देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। इस स्थल की खोज सूरजभान ने की थी। तो राखीगढ़ी की खोज किसने, सूरजभान ने की थी, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर है। नवीनतम शोधों के अनुसार यह सबसे बड़ा सेंधव स्थल है। तो दोस्तों अब राखीगढ़ी क्या है, नवीन शोध के अनुसार सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगला स्थल है दोस्तों पंजाब का, जिसका नाम है रोपड़। रोपड़ क्या है, सतलज नदी के बाएं तट पर है। तो रोपड़ सतलज नदी, रोपड़ सतलज नदी। तो रोपड़ के लिए हमें नदी याद रखनी है, सतलज नदी के बाएं तट पर है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। यहाँ से हमें मृदभांड मिलेंगे रोपड़ से, शेरखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे मिलेंगे, छुरा यहाँ से मिला एक हमें, तांबे के कुछ बाणाग्र मिले हैं, मतलब धनुष के बाणाग्र, और कुछ कुल्हाड़ियाँ भी हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यहाँ से हमें मृदभांड, शेरखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, छुरा, तांबे के बाणाग्र और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के पालतू कुत्ता के दफना जाने की साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों इस यहाँ से हमें जो समाधि में पालतू कुत्ता, कोई भी इंसान तब मर जाता है तो यहाँ पे हमें समाधि मिलती है। तो समाधि इंसान में क्या है दोस्तों, समाधि में इंसान के साथ साथ हमें कुत्ता दफना जाने के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। कहाँ से, रोपड़ से। ओके, अगला जो है दोस्तों हमारे पास, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफना जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला है रंगपुर, गुजरात। रंगपुर के गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, तीनों मतलब तीनों ही का मतलब हड़प्पा से पहले, मेच्योर हड़प्पा और हड़प्पा के ख़त्म होने तक के, इन तीनों के ही हमें साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ से प्राप्त वनस्पति के अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा, ज्वार की खेती करते थे। तो चावल, बाजरा, ज्वार यहाँ के लोगों की प्रमुख खेती थी। सो दोस्तों अब हम रिवाइज कर लेते हैं प्रीलिम्स स्पेशल फैक्ट। इसमें बताया गया है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। जैसे हड़प्पा की यदि बात करें तो हड़प्पा क्या है दोस्तों, रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा क्या है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो की यदि बात करें तो मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेगा। कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी के किनारे मिलेगा। रोपड़, सतलज नदी के किनारे। मांडा, चेनाब नदी के किनारे मिलेगा। देमाबाद, प्रवरा नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, सुतकांगे डोर, दश्क या दाश्क नदी और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे मिलेगा। सो दोस्तों स्थल और उनसे संबंधित नदियाँ ये हमारी प्रीलिम्स के लिए अधिक महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, रोपड़, सतलज नदी और मांडा, चेनाब नदी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, रोपड़, सतलज नदी और मांडा, चेनाब नदी पर। सो दोस्तों इस तरह से 3-4 बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं। देमाबाद, प्रवरा नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। देमाबाद क्या है, प्रवरा नदी और आलमगीरपुर, हिंडन नदी, सुतकांगे डोर, दश्क या दाश्क नदी, भगवानपुरा, सरस्वती। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी किनारे। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की खुदाई से मृतभांड, यहाँ से हमें क्या है, मृतभांड मिले हैं, मनके मिले हैं। कुछ बर्तन पर त्रिभुज भी हमें देखने को मिलेंगे। मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिली है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। तो हुलास भी क्या है, एक आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है। यहाँ से हमें मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सिंधव लिपि युक्त ठप्पा भी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो हुलास से क्या दोस्तों, सिंधु लिपि का एक ठप्पा हमें प्राप्त हुआ है। अगला है सुतकांगे डोर स्थल। सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे है। तो सुतकांगे डोर क्या है दोस्तों, हमने पीछे पढ़ लिया कि सुतकांगे डोर दाश्क नदी के किनारे है। इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। तो इसका दुर्ग क्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, ताम्र निर्मित बाणाग्र मतलब तांबे से बने हुए बाणाग्र मिले हैं। तांबे से बने हुए ब्लेड के टुकड़े मिले हैं। तिकोना ठीकरे मिले हैं मतलब बर्तन। मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष भी हमें कहाँ से, सुतकांगे डोर से प्राप्त हुए। तो सुतकांगे डोर क्या है, सबसे पश्चिमी स्थल है आईबीसी का और यह दाश्क या दश्क नदी के किनारे है। यहाँ से हमें मृतभांड और तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करेंगे सुतकांगे डोर या सुतका कोह। अभी हमने पढ़ा था सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान में था और सुतका कोह सुतकांगे डोर के पूरब में है। मतलब यदि ये सुतकांगे डोर है जो सबसे पश्चिमी स्थल है तो इसी के जस्ट साइड में क्या है, सुतका कोह भी है, ये भी बलूचिस्तान में है। इसकी खोज डेल्स के द्वारा की थी। यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं जो कि सुतकांगे डोर जैसे ही हैं। अब बलूचिस्तान के दक्षिणी तट पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। तो दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर बालाकोट क्या है, बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में काम करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। तो बालाकोट की जो नगर योजना है क्या सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण कच्ची ईंटों की बात करेंगे तो जो भवनों का निर्माण है दोस्तों कच्ची ईंटों से किया गया था। साथ ही जो नालियों के निर्माण की यदि बात करें तो नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। यहाँ के सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। तो दोस्तों सीप का जो उद्योग था वो सबसे समृद्ध उद्योग उस समय का यहाँ पर माना गया है। यहाँ से हजारों संख्या में सीप से बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जो कि पूर्व में हिसार का भाग था पहले। तो बनावली क्या है, हरियाणा के फतेहाबाद में। तो सबसे मेन चीज़ है कि जो बनावली है कहाँ पर, तो हरियाणा क्षेत्र में है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बनावली और बनावली हरियाणा के क्षेत्र में हमें दिखता है, हरियाणा के फतेहाबाद में दिखेगा। इसकी खोज क्या है, RS बिस्ट के द्वारा
इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं, प्राक सेंधव, विकसित सेंधव और उत्तर सेंधव। मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के, इंडस वैली के समय के और इंडस वैली के बाद के, तो ये तीनों ही प्रकार की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड में विभाजित करती हैं। सो दोस्तों अब हमें याद रखना है कि हमें एक और नई चीज़ मिल गई है कि जो बनावली है, यहाँ की जो सड़कें हैं इस तरह के स्टार शेप में हमें देखने को मिलती है। ओके, सो स्टार शेप्ड में तारांकित भागों में हमें देखने को मिलती है यहाँ की सड़कें। तो यहाँ की सड़कें क्या हैं दोस्तों, स्टार शेप में हमें देखने को मिलती है। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द मणि, कॉर्नेलियल पत्थर, इन सभी के मनके मिले हैं। हल की आकृति भी मिली है। तो बनावली से हमें क्या मिला है, मुहरे प्राप्त हुई है, बटखरे मिले, बाट मिले हैं, लाजवर्द मणि मिली है और कॉर्नेलियल पत्थर के मनके हमें प्राप्त हुए हैं। हल की आकृति के खिलौने भी प्राप्त हुए। तो हल की आकृति वाले खिलौने भी प्राप्त हुए। तांबे के बाणाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थान है दोस्तों भगवानपुरा, ये भी हरियाणा में ही हमें देखने को मिलेगा। तो बनावली भी हरियाणा में है, बनावली भी हरियाणा में है और भगवानपुरा भी क्या है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और यह भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी के किनारे हमें देखने को मिलेगा। पीसी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ हैं। सो दोस्तों हमें भगवानपुरा से सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। तांबे की चूड़ियाँ भी हमें यहाँ से मिलेगी और कांच की मिट्टी के चित्रित मनके भी हमें यहाँ से मिलेंगे। तो भगवानपुरा से क्या क्या मिलेगा, हमें चूड़ियाँ मिल रही है कांच की, तांबे की चूड़ियाँ मिल रही है और साथ ही मिट्टी के चित्र से बने हुए मनके भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो बनावली के संबंध में हमें याद रखना है कि ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, सरस्वती नदी से संबंधित है। साथ ही यहाँ से हमें जो मिली है वे आसमानी, काले और सफ़ेद रंग की कांच की चूड़ियाँ मिली है। तो अभी तक कांच की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिली है, भगवानपुरा से मिली है। तांबे की चूड़ियाँ हमें भगवानपुरा से मिली है और साथ ही मिट्टी के चित्रित मनके भी हमें कहाँ से मिले हैं, भगवानपुरा से मिले हैं। अगला स्थल है दोस्तों मांडा। मांडा जम्मू और कश्मीर की चेनाब नदी के किनारे है। तो मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है। इसकी उत्खनन पीसी जोशी और मधुबाला के द्वारा की गई थी। तो इसकी जो उत्खनन है पीसी जोशी और मधुबाला के द्वारा किया गया था। यहीं से क्या है दोस्तों, 3 सांस्कृतिक स्तर भी प्राप्त हुए हैं। तो प्राक सेंधव, विकसित सेंधव और उत्तरकालीन सेंधव। तो यहाँ से भी क्या है, मांडा से भी क्या है दोस्तों, हमें आईबीसी के तीनों ही स्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, मतलब मिट्टी के बर्तन, हड्डी के नुकीले बाणाग्र। तो यहाँ पर अब जो पहले हमने देखा था कि भगवानपुरा में तो बाणाग्र मिले थे तांबे के, लेकिन यहाँ पर हमें हड्डी के नुकीले बाणाग्र मिले हैं। चर्ड ब्लेड मिली है, कांच से निर्मित पेंचदार पिन मिली है। तो कांच से की एक पिन मिली है तथा आधी अधूरी मोहरें मिली है। तो यहाँ से कुछ इस तरह के स्थल प्राप्त हुए हैं। अगली बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरोट तहसील में एक सनोली नामक स्थान है। तो सनोली से हमें क्या है, हड़प्पा के जो पूरा स्थल से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा स्थल के जो 125 मानव शवाधान मतलब कब्रिस्तान जो है, कब्रगाह जो हमें प्राप्त हुई है, वे कहाँ से प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनोली नामक जगह से, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र सभ्यता की यदि बात करें तो मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों जितनी भी सभ्यता है किसी न किसी नदी के किनारे ही हमें फलती फूलती देखने को मिलती है, क्योंकि नदी क्या है, उस क्षेत्र की जीवन रेखा बन जाती है। सुमेरियन सभ्यता की यदि बात करें तो सुमेरियन सभ्यता के लोग क्या हैं, प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। तो सुमेरियन लोग क्या है दोस्तों, जो सुमेरियन सभ्यता है उन्होंने सबसे पहले लिपि का आविष्कार किया था। और मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव सभ्यता का है एक प्रकार की मातृसत्ता या मैट्रिमोनियल मातृसत्ता वाली सभ्यता थी। तो खुदाई से प्राप्त जितनी भी हमें नारी की मूर्तियां प्राप्त है उससे दोस्तों इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि जितनी भी ये सभ्यता है वो एक प्रकार की मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग क्या है दोस्तों, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी भोजन करते थे। उनके वस्त्रों से लगता है कि वे ऊनी, सूती सभी प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कंठहार मतलब नेकलेस, कर्णफूल मतलब
जो काने में लगाने वाली बालियाँ, कड़ा, भुजबंद मतलब जो कोहनी से ऊपर जो भुजबंद बनाई जाती वे, अंगूठी आदि का धारण करते थे। ये इन प्रकार के कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, करधनी ये सब क्या है उनके पहने जाने वाले आभूषण थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों एक जगह है नौसार, वहाँ से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण भी मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग के प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलता है। सिंधु काल में पासा क्या एक प्रकार का प्रमुख खेल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पासा क्या है दोस्तों, पासा उस समय का महत्वपूर्ण खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख खाद्यान्न में गेहूँ, जौ, खाद्यान्न में क्या है गेहूँ और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी के और लोथल से हमें चावल के अवशेष मिले। तो रंगपुर से क्या है दोस्तों, धान की भूसी के, और जो लोथल है गुजरात, वहाँ से हमें चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्कियों के 2 पार्ट भी मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती करना यहाँ से प्रारंभ की थी। भारत से कपास यूनान गई और फिर यूनान हिंडन के नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों ये कपास को क्या है, हिंडन के नाम से जाना जाता था भारत की कपास को। भारत की कपास की जो खेती है 3000 ईसा पूर्व में की गई ऐसी मानी जाती है, जबकि मिस्र में खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। हड़प्पा की यदि बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा आदि स्थलों से कुबड़दार कुबड़ वाले ऊँट के जीवाश्म भी मिले हैं। तो दोस्तों क्या है, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा इन सभी से हमें क्या है कुबड़ वाले ऊँट के साक्ष्य मिले हैं, उसके जीवाश्म मिले हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा इन सभी से क्या है ऊँट के साक्ष्य हमें मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस बात के 100% इस बात को पुष्टि नहीं किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े से बहुत ज़्यादा परिचित थे, क्योंकि उस समय घोड़ा शायद उतना आम नहीं था उनके जीवन में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों क्या है, हमें तांबे के उपकरण से प्राप्त एक सूती धागा और कपड़ा हमें प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चहुंदड़ों में मनके बनाने का काम होता था। तो लोथल और चहुंदड़ों में क्या है दोस्तों, मनके बनाने का काम होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। तो लोथल और चहुंदड़ों क्या है दोस्तों, मनके बनाने के लिए प्रमुख है, और लोथल तथा बालाकोट सीप बनाने के लिए भी क्या है फेमस था। दोस्तों अब देखेंगे कि कच्चा माल कहाँ से सिंधु घाटी के लोग लेकर आते थे। तांबे की यदि बात करें तो दोस्तों तांबा कहाँ से आता था, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से आता था। तो तांबे की प्राप्ति की जाती थी खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। लाजवर्द मणि कहाँ अफगानिस्तान से लाई जाती थी। फिरोजा और टीन, फिरोजा एक पत्थर होता था और टीन एक धातु थी, तो फिरोजा और टीन ईरान से लेके आते थे। चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से लेके आते थे, और अफगानिस्तान और ईरान से भी लेकर आते थे। तो चांदी क्या है, राजस्थान की जावर और अजमेर खान से लेकर आते थे, साथ ही अफगानिस्तान और ईरान से भी लेकर आते थे। सीसा की यदि बात करें तो सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से लेकर आते थे, सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत की यदि बात करें तो शिलाजीत हिमालय से लेकर आते थे, और गोमेद गुजरात से लेकर आते थे। तो ये दोस्तों कुछ ऐसा कच्चा माल है जहाँ अलग अलग जगह से लेकर आया जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों का जो आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जिनका जो आंतरिक व्यापार है और बाह्य व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था उस समय। क्रय विक्रय का वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जाती थी। तो दोस्तों जितना भी खरीदने और बेचने का काम है वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। मतलब इस तरह कुछ एक पार्टी के पास अलग वस्तुएं थी और दूसरी पार्टी के पास अलग है। जैसे मतलब किसी व्यक्ति के पास धान है और किसी के पास गेहूं है, तो वे लोग क्या अदला बदली का काम करते थे। इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने हुए
तराजू के पलड़े हमें प्राप्त हुए हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। तो जो बाट क्या है दोस्तों, घन आकार के हुआ करते थे। कुछ बाट हमें बेलन के आकार के और कुछ बाट हमें ढोल आकार के और कुछ हमें वर्तुलाकार के हमें देखने को मिलेगा। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। सो दोस्तों एक लेख है सुमेरियन का, जहाँ से प्राप्त होता है कि हमें इस बात का ज्ञान होता है कि मेलुहा, दिलमुन, मगन आदि से क्या है मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। और मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी से, सिंधु क्षेत्र से की गई है। तो मेलुहा क्या है दोस्तों, इसकी जो पहचान है सिंध से की गई है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो व्यापारिक संबंध भी अलग अलग क्षेत्रों से थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी बहरीन से की गई है। तो दिलमुन की पहचान क्या है, फारस की खाड़ी बहरीन से की गई है। अब जितने भी सुमेरी लेख हैं उनसे दिलमुन को साफ़ सुथरे नगरों का स्थान दिया गया। तो दिलमुन क्या है, इसे साफ़ सुथरे नगरों का स्थान दिया गया है। सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। तो दिलमुन या बहरीन को क्या है, सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त एक मम्मी की आकृति से पता चलता है। मिस्र के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसका पता हमें लोथल से प्राप्त एक मम्मी की आकृति प्राप्त हुई है। उससे पता चलता है कि जिस तरह से मम्मी का प्रयोग मिस्र में किया जाता था उसी तरीके से लोथल में भी हमें एक आकृति देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि मिस्र के साथ हमारे कुछ न कुछ संबंध रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मूर्तिकला भी देखने को मिल रही है, वास्तुकला भी देखने को मिल रही है, कुछ न कुछ उत्कीर्ण करने वाली कला भी देखने को मिल रही है, मृदभांड मतलब अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाने की कला भी देखने को मिल रही है। तो ये सब क्या है, उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का था और मस्तक शुंड हाथी का था। तो दोस्तों इसके अंदर मोहनजोदड़ो से हमें एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया देखने को मिलता है कि जो शरीर है, क्या शरीर हमें भेड़ का देखने को मिलता है और मस्तक मतलब जो माथा है वो हमें हाथी का देखने को मिलता है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव हैं। तो पाषाण की जो हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्तियां हैं उसमें 2 सिर रहित हमें मानव मूर्तियों का उल्लेख देखने को मिलता है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। तो दोस्तों उसमें जो धातु की जितनी भी मूर्तियां हैं, धातु की मूर्तियां क्या हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की जो मूर्तियां हैं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो मोहनजोदड़ो की जो कांस्य की जो नर्तकी की मूर्तियां हैं वे क्या है, अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो नर्तकी की मूर्ति वो हमें कहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और जो कि कांस्य की बनी हुई है। लोथल की यदि बात करें तो लोथल से हमें कुत्ते तथा कालीबंगा से हमें तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो लोथल से हमें कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है और कालीबंगा से हमें तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो तांबे की पहली मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। चहुंदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी मिली है। तो दोस्तों चहुंदड़ों से हमें क्या मिली है, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी मिली है। मृण मूर्तियों की मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में हमें पुरुषों की मूर्तियाँ, स्त्रियों की मूर्तियाँ और पशु पक्षियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की हैं। तो जितनी भी मूर्तियाँ हमें मानव की जितनी भी मूर्तियाँ मिली है वे अधिक से अधिक क्या है, स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली है। इससे हमें लगता है कि वहाँ का जो समाज है मात्र सत्तात्मक समाज होगा, मतलब महिलाओं की ज़्यादा चलती होगी वहाँ पर। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशुओं की हैं। तो जितनी भी मृण मूर्तियाँ दोस्तों हमें पशु पक्षियों की ही प्राप्त हुई है। सेंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। तो जो मोहरें हैं क्या है, सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की, जितने भी मोहरें हैं वे सब की सब सेलखड़ी की बनी हुई हमें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी, इन सभी की मोहरें भी हमें प्राप्त हुई है। अधिकांश मोहरें क्या हैं, वर्गाकार और चौकोर हैं। अधिकांश मोहरें क्या हैं दोस्तों, वर्गाकार और चौकोर हैं। किंतु कुछ मोहरें क्या हैं, घन की आकृति की हैं, बेलन की आकृति की हैं और साथ ही गोलाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकर एक श्रृंगी वेल, 1 हॉर्न बुल या एक श्रृंगी वेल का है। तो दोस्तों एक श्रृंगी वेल का क्या है, अधिकतर हमें अंकन एक श्रृंगी जो वेल है, एक सिंग वाले वेल का हमें अंकन देखने को मिलता है अधिकांश मोहरों पर।
उसके बाद कुवड़ वाले बेलों का अंकन हमें देखने को मिलता है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से मिला है। तो पशुपति शिव का जो प्रमाण है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से मिला है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अब इस आकृति में जो पशुपति शिव की जो आकृति, उसके एक और हमें बाईं ओर हमें बाघ मिलेगा, हाथी मिलेगा, गेंडा मिलेगा, भैंसा मिलेगा। इन 4 जानवरों का हमें चित्रण भी देखने को मिलता है। तो किसका? बाघ का, हाथी का, गेंडे का और भैंसा, इन 4 जानवरों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। और साथ ही 2 हिरण भी बने हुए हैं, तो हिरण के चित्र भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि उस समय के लोग बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण, इन सभी जानवरों से परिचित थे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण भी है। तो त्रिशूल जैसा आभूषण हमें देखने को मिलता है। जॉन मार्शल ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। तो जॉन मार्शल ने क्या है, इसे रुद्र शिवा से संबंधित किया है। तो अभी जो पशुपतिनाथ की जो हमें मोहर पर जो चित्रांकन मिला है, उसमें बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा मिला है, हिरण के चित्र मिले हैं, और ऊपर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क पर क्या है, त्रिशूल जैसा आभूषण भी हमें देखने को मिला है। मार्शल ने इसे रुद्र शिवा से संबंधित किया है। सिंधु की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन हैं वे अधिकतर लाल गुलाबी रंग के हैं। तो किस तरह के रंग के हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड हैं वे अधिकतर क्या हैं? लाल गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्रित किया गया है। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, खजूर, केला आदि का अंकन मिला है। तो दोस्तों इस तरह के जो अंकन से हमें प्राप्त होता है कि वहाँ के लोग किस किस चीज़ों से परिचित थे। सिंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तश्तरियाँ, थालियाँ ये सब प्रमुख है। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। तो दोस्तों क्या है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों ही क्या है, आभूषण पहनते थे। सोना चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि भी आभूषण के रूप में तैयार किए जाते थे। तो हाथी दांत हो, शंख हो, ये सब भी आभूषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो माता देवी है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो माता देवी की पूजा की थी, मतलब फीमेल गॉडेस की पूजा की जाती थी उस समय। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति है, उसमें उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि वे माता देवी की अधिकांश पूजा करते थे। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी। क्या है, यह देवी क्या थी? धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे, मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की जो देवी है आइसिस की पूजा करते थे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो मिस्र के लोग हैं, नील नदी की जो देवी है आइसिस है, उसकी पूजा करते थे। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, उर्वरता की देवी जो गर्भ से निकलता हुआ पौधा है उसकी पूजा करते थे। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पशुओं की, पक्षियों की और वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुओं की, पक्षियों की और वृक्षों की भी उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा और बनावली से प्राप्त स्थलों से हमें अग्निकुंड और यज्ञ की वेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से हमें क्या है, अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण में शव दफनाने की, जो उत्तर दक्षिण है भारत का क्षेत्र, उसमें शवों को दफनाने की प्रथा थी, लेकिन किंतु इसके अपवाद भी हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या हैं, इनमें शवों को दफनाने की परंपरा थी, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर और रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। सो दोस्तों क्या है, अलग अलग दिशाओं में जो शवों को दफनाने की विधि हमें इसमें देखने को मिलती है। आंशिक समाधिकरण है, उसके उदाहरण हमें बहावलपुर में मिलते हैं। दोस्तों आंशिक समाधिकरण में क्या होता है कि इसे सीधे तौर पर दफनाया नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लाश को क्या है, खुले आसमान में रख दिया जाता है, फिर छील कौवे वगैरह खा लेते हैं भोजन के रूप में। उसके बाद जो बचा हुआ है उसे हम दफनाते हैं। इसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारणों में विभिन्न लोगों ने विभिन्न मत दिए हैं। जैसे जॉन मार्शल, मेके, आर एस राव ये कहते हैं कि बाढ़ के कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई।
गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगेट कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। ऑरेल स्टील और अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। एम आर साहनी, एच टी लिम्ब्रिक आदि कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन आया, मतलब जियो फिजिकल फिनोमेना आया, इसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। के यू आर कनेडी, इसने बोला कि एक कोई ना कोई बहुत बड़ी महामारी फैल गई होगी जैसे कोरोना टाइप की, तो वहाँ के लोग क्या स्वयं को बचा नहीं पाए होंगे बीमारी की से, तो ये सभ्यता खत्म हो गई। एम दिमित्रियव बोलते हैं कि कोई अदृश्य गाज गिरी होगी, जैसे कि बिजली गिरती है उसी तरह से कोई अदृश्य गाज गिरी होगी पूरे क्षेत्रों में और उसने इस पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। सो दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों को अलग अलग मत है इस सभ्यता को लेकर, इसके विनाश को लेकर।